कंजंक्शन क्या होता है इंग्लिश की ग्रामर में? ये जो कंजंक्शन है ना, ये पार्ट ऑफ स्पीच में ही उन्हीं का एक पार्ट है, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच में। कंजंक्शन लिंकिंग वर्ड्स होते हैं, जॉइनिंग वर्ड्स होते हैं, हिंदी में इनको संयोजक बोल दिया जाता है। तो चलिए डिटेल में सीखते हैं कंजंक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप जानें कि कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। कंजंक्शन जोड़ता है, क्या जोड़ता है? वर्ड्स को जोड़ता है, फ्रेजेस को जोड़ता है, क्लॉजेस को जोड़ता है, सेंटेंसेस को जोड़ता है, ठीक है। एक वर्ड को दूसरे वर्ड से, एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज से, एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से, ठीक है। शब्दों को, शब्दों के अंश को, उपवाक्य को, वाक्य को, इनको जोड़ने का काम करता है, जोड़ने का। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि वर्ड्स क्या होते हैं, ये आपको पता होगा, शब्द क्या होते हैं। फ्रेजेस और क्लॉज में आपको डिफरेंस जो है वो मैं यहाँ पर क्लियर कर देती हूँ। और सेंटेंसेस आपको पता है, वाक्य जो रोज़ाना आप बोलते हो, है ना। तो अब फ्रेजेस और क्लॉज को आप समझ ले, थोड़ा डिफरेंस इनमें क्या है इसका मतलब समझ ले। जो फ्रेजेस होती है ना, वो क्या होता है? शब्दों का समूह, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इनको आप फ्रेजेस कहेंगे। ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का समूह। और जो क्लॉज होते हैं ना, क्लॉज क्या होते हैं? वाक्य के छोटे अंश को क्लॉज बोलते हैं। वाक्य का जो छोटा अंश होता है उसको क्लॉज बोलते हैं। जो फ्रेजेस होती है ना, ये कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं देती है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि एट होम, इन द रूम, तो ये क्या है? एट होम, इन द रूम, ये फ्रेजेस है, ठीक है, मीनिंगफुल सेंस नहीं देता। अब यहाँ पर दूसरी तरफ देखिए, क्लॉज क्या करता है? इसमें सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होती है। क्लॉज में सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होती है, लेकिन अब ये क्या मतलब है, यहाँ पर आप सीखें इसको समझने के लिए। जो क्लॉज होते हैं ना, इनके दो पार्ट्स होते हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक डिपेंडेंट क्लॉज। जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा मतलब स्वतंत्र, देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है, इंडिपेंडेंट यानी कि स्वतंत्र, और ये डिपेंडेंट यानी किसी दूसरे वाक्य के ऊपर निर्भर रहता है, दूसरे क्लॉज के ऊपर। ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा ना, अकेला आ जाएगा तो ये मीनिंगफुल सेंस दे देगा। लेकिन ये डिपेंडेंट क्लॉज होगा ना, जिसमें सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा, लेकिन नहीं, ये मीनिंगफुल सेंस नहीं देगा। इसलिए हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जो क्लॉज होता है, सब्जेक्ट होने के बाद भी, वर्ब होने के बाद भी मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं देता। कई बार आप ऐसे वाक्य देखते हैं ना जहाँ पर दो सेंटेंसेस होते हैं, मतलब एक सेंटेंस ना बोले ना तब तक एक दोनों सेंटेंसेस का यूज़ ना करें ना, हम एक सेंटेंस को भी अधूरा छोड़ दें तो उसका सेंस पूरा नहीं बनता है। जो कंडीशन वाले आपने देखे होंगे सेंटेंसेस होंगे। तो यहाँ पर जो बेसिक डिफरेंस है, बेसिक जो मीन है कंजंक्शन का, वो आपने समझा। कुछ एग्जाम्पल के थ्रू और समझ लें, जैसे कि मुझे आम पसंद है, मुझे सेब भी पसंद है। दो वाक्य है कि मुझे आम पसंद है, मुझे सेब पसंद है। आई लाइक मैंगोज, आई लाइक एप्पल्स। अब हमने इसको कनेक्ट किया, मुझे आम और सेब पसंद है, आई लाइक मैंगोज एंड एप्पल्स। देखिए एंड से मैंगोज और एप्पल्स यानी दो शब्दों का जोड़ने का काम किया किसने? एंड ने। एंड क्या है? कंजंक्शन। चलिए नेक्स्ट और देखें, वह पुस्तकालय में पढ़ता है, वह कमरे में पढ़ता है। ही स्टडीज इन द लाइब्रेरी, ही स्टडीज इन द रूम। ठीक है, ये दो वाक्य हो गए, इनको कनेक्ट कर देते हैं कंजंक्शन की हेल्प से। वह पुस्तकालय में या कमरे में पढ़ता है, हमने बनाया ऐसे, तो ही स्टडीज इन द लाइब्रेरी और रूम। तो और से हमने क्या किया? और से इन द लाइब्रेरी और इन द रूम, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, यानी कि टू फ्रेजेस को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया गया है। टू फ्रेजेस को कनेक्ट कर दिया तो इसका मतलब क्या हो गया? ये भी कंजंक्शन है ना, यहाँ पर टू फ्रेजेस को भी जोड़ता है और जोड़ रहा है। देखें, उसे बिल्लियाँ पसंद है, उसके परिवार को बिल्लियाँ पसंद नहीं है। ही लाइक्स कैट्स, ही लाइक्स कैट्स, हिज फैमिली डज नॉट लाइक कैट्स। अब दोनों वाक्य विरोधाभास है ना, तो यहाँ पर हम इन दोनों को भी कनेक्ट कर देते हैं। उससे, यहाँ पर लिखे उससे नहीं, उसे बिल्लियाँ पसंद है लेकिन उसके परिवार को बिल्लियाँ पसंद नहीं है। इस तरीके से वाक्य बन जाएगा। कनेक्ट कर देंगे इसको बट से। बट क्या है? कंजंक्शन है, विरोधाभास है, दोनों में ही, दोनों वाक्यों में विरोध है, तो यहाँ पर बट का यूज़ हो गया। यहाँ पर अभी कंजंक्शन का यूज़ हम नहीं देख रहे, हम इसके सेंस को समझ रहे हैं ना। तो ही लाइक्स कैट्स बट हिज फैमिली डज नॉट लाइक कैट्स। तो यहाँ पर आपने देखा ये और ये दो क्लॉजेज है, इन दोनों क्लॉजेज को कनेक्ट किया
किया गया है तो बट के द्वारा, बट की हेल्प से, तो ये भी कंजंक्शन है। टू फ्रेजेस को जोड़ने का काम किया, टू क्लॉजेस को जोड़ने का काम किया। तो यहाँ पर आपने बेसिक जो सेंस है वो अभी तक सीखा। अब चलिए हम टाइप्स देख लेते हैं कंजंक्शन की। क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोरिलेटिव कंजंक्शंस, ये तीनों कंजंक्शन है। ठीक है, तीन टाइप्स में इसको डिवाइड किया है कंजंक्शन को। तो कई बार आपको दो भी जो है इसकी टाइप्स देखने को मिलेगी जो बिल्कुल बेसिक लेवल है। इस तरीके से आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। चलिए इन तीनों टाइप्स को थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, फिर हम कुछ कंजंक्शन के एग्जांपल्स भी देखेंगे, सेंटेंसेस में उनका यूज़ भी देखेंगे। देखें, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग हो गया ना पहला कंजंक्शन। अब ये क्या होता है, यहाँ पर जो होते हैं दो विचार होते हैं एक ही चीज़ के बारे में होंगे, यानी एक थॉट होगा, फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ जाएगा, फिर यहाँ पर सेकंड थॉट आ जाएगा। ठीक है, पहला वाला कंजंक्शन देख रहे हैं तो इस तरीके से दो विचार होंगे। ये हो गया ना एक थॉट और ये दूसरा वाला थॉट, यानी एक विचार दूसरा विचार। तो ये दोनों विचार होंगे लेकिन एक ही चीज़ के बारे में होंगे। तो अब कुछ इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन सी होती है। ये है, ठीक है, यहाँ पर तो मीन मैं बता रही हूँ, एग्जाम्पल्स हम लास्ट में देखेंगे सेंटेंसेस के थ्रू। यहाँ पर फॉर है, ठीक है, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट और सो। ये जो कंजंक्शन है ना, इनको याद करने का भी तरीका है, जैसे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को कैसे याद किया जाए। तो ये जो पहला लेटर है ना, आप पहला देखेंगे एफ, इसका ANBOYS, तो ये फैन बॉयज़ एक स्पेलिंग बन जाएगी, फैन बॉयज़। तो उसके थ्रू इसको एक याद करने की ट्रिक भी होती है जो बुक्स वगैरह में आपको मिल जाएगी। अब देखें, फॉर जो होता है इसका मतलब होता है इसलिए, एंड जो होता है अतिरिक्त जानकारी देता है। ठीक है, कोई एक थॉट होगा, एक विचार होगा, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा। नॉर का मतलब होता है दोनों में से कोई नहीं, दो ऑप्शंस होंगे, एक भी जब नहीं चुनते हैं ना तो नॉर का यूज़ होगा। बट यानी कि विपरीत परिस्थिति में हम इसका यूज़ करते हैं, विपरीत सेंस जाता है, दोनों विचार एक दूसरे के विपरीत होते हैं, अपोजिट होते हैं। और मतलब चुनाव करते हैं ना, तो पहला विचार या दूसरा विचार दोनों में से कोई एक, या तो ये या फिर वो, इस तरीके से। यट ये भी विपरीत परिस्थिति को दर्शाता है। सो जो होता है परिणाम स्वरूप, यानी रिजल्ट क्या होगा, इस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। सेंटेंसेज में हम आगे देखेंगे, अभी बेसिक थोड़ा सा मैं हिंदी इनका सेंस जो मीन है वो बता रही हूँ। तो इस तरीके से ये अभी आपने देखी, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, यट, सो, ये क्या हो गई, ये पहली वाली कंजंक्शन है ना, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इनके एग्जाम्पल है, ये सारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। फिर देखिए सेकंड पार्ट में आ जाती है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होती है, जो एक क्लॉज को दूसरे के साथ कनेक्ट करता है और इसका पूरा अर्थ जो होता है दूसरे पर डिपेंड होता है, मतलब दो क्लॉज आपको इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब ये जो है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को उनके मीनिंग के अनुसार कुछ डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। तो देख लेते हैं इनकी जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं, इनकी जो कॉमन कैटेगरीज है, इसको देखें, 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स में बांटा है। टाइम के अनुसार, कंसेंशन के अनुसार, कंसेंशन का मतलब यहाँ पे विरोधाभास दिखाया जाएगा, कंपैरिजन के अनुसार, फिर कंडीशन के अनुसार, फिर रीज़न के अनुसार और प्लेस के अनुसार। ठीक है, ये चीज़ें शो होगी, 6 पॉइंट्स में इनको डिवाइड किया गया है। फिर देखिए इनके नीचे अब कौन कौन सी कंजंक्शन है, जैसे कि आफ्टर, एज सून एज, ये सारी कंजंक्शन दे रखी है ना। अभी इनका नीचे मैं हिंदी में अर्थ भी बताऊंगी, थोड़ा सा अपन हिंदी में सेंस देख लेंगे, हिंदी में मीन देख लेंगे, ताकि आपको जो सेंटेंसेस बनाएंगे तो उनमें ज़्यादा परेशानी ना हो। आफ्टर, एज सून एज लॉन्ग एज, बिफोर, अंटिल, टिल, सिंस, व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, ये सब क्या शो कर रहे हैं, ये सब टाइम को शो कर रहे हैं। ठीक है, ये 1 नंबर पर है ना टाइम। अब कंसेंशन विरोध जहाँ पर दिखाया जाता है, ऑल्दो, दो, इवन, दो। ठीक है, ये जो हो गई कंसेशन वाली हो गई है। फिर देखिए कंपैरिजन वाली वेदर, वेयरएज, एज मच एज, देन, रेदर देन, और भी काफ़ी सारी कंजंक्शन है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की है। फिर देखिए कंडीशन वाली आ गई 4th नंबर पे, कंडीशन में ये सारी चीज़ें आ जाएगी, ये जो कंजंक्शन है ना ये वाले आ जाएगी, इफ़, प्रोवाइडेड, दैट, इन केस। तो इतनी सारी कंजंक्शन है, तो धीरे धीरे करके आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू इनको पढ़ना होगा, इनकी प्रैक्टिस करनी होगी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, तभी जाके
समझ में आती है। अभी तो एक आप बेसिक सा कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं कंजंक्शन को लेकर। ये सारी हो गई, ठीक है। और भी काफ़ी सारी कंजंक्शन होगी इसमें। फिर देखिए रीज़न वाली कंजंक्शन आ जाएगी, एज, इन ऑर्डर, दैट, सिंस, बिकॉज, सो, दैट, ये जो है ना रीज़न, कारण को बताने के लिए। फिर प्लेस यानी छठे नंबर पर, 6th नंबर पर प्लेस यानी कि जगह की बात आ जाएगी ना, वेयर, वेयर एवर, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस है ना उनको ऐसे 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इनकी अपनी कैटेगरीज है, टाइम को लेकर, कंसेशन, विरोधाभास को लेकर, कंपैरिजन को लेकर, कंडीशन, रीजन, प्लेस, ये सारी चीज़ें शो होती है। इनके नीचे कंजंक्शन होती है, इनसे रिलेटेड, टाइम से रिलेटेड, रीजन से रिलेटेड। तो यहाँ पर देख लेते हैं इनका थोड़ा सा मीन। जैसे टाइम से रिलेटेड है, आफ्टर का मतलब हो गया के बाद, एज सून एज मीन्स जैसे ही। आपको जब थोड़ा मतलब समझ में आ जाता है तो वाक्य बनाना थोड़ा ईजी हो जाता है कंजंक्शन को लेकर। एज लॉन्ग एज, जब तक, बिफोर, पहले, तो मैं फटाफट से बता देती हूँ, फिर हम एग्जाम्पल्स की तरफ चलेंगे। अनटिल, टिल यानी जब तक या तक के सेंस में, सिंस यानी जब से, व्हेन यानी जब, व्हेन एवर यानी जब कभी, वाइल यानी जब तक। तो जल्दी से एक बार थोड़ा सा मैं फटाफट रीड कर देती हूँ, इनके मीन समझा देती हूँ। मीन समझने के बाद हम सेंटेंसेस की तरफ चलेंगे। देखें, शो कॉन्ट्रास्ट व्हेन टू थॉट्स आर डिफरेंट और अपोजिट होंगे तो कॉन्ट्रास्ट को शो करेगा ये कंसेशन। ऑल्दो, दो और इवन दो, ये जो है तीनों का मतलब हालांकि होता है, चूंकि होता है। अब ये जो ऑल्दो होता है ना ये मोर फॉर्मल होता है दो से, ठीक है। इवन दो में कोई बात रखी जाती है तो उसको हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रास्ट में कोई विरोधाभास में कोई बात रखी जाती है उसको जोर देकर हम अपनी बात को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, तब हम इवन दो का सेंस ले आते हैं। ऑल दो जो है ज़्यादा फॉर्मल होता है दो से, तो इस तरीके से हम इनमें फ़र्क कर सकते हैं। फिर देखिए कंपैरिजन वाली आ जाती है, वेदर, वेयरज, एज मच एज, देन, रेदर देन। वेदर की, क्या, दोनों में से कोई, दोनों में से कौन सा। वेयरज का मतलब जबकि, एज मच एज जितना, देन मतलब की अपेक्षा है, ठीक है ना, से के सेंस में, रेदर देन बजाय। फिर देखिए कंडीशन वाले पे आ जाएं। कंडीशन शर्त वाले वाक्य इफ से बनेंगे, इफ यदि, प्रोवाइडेड दैट बशर्ते कि, इन केस यदि, ओनली इफ केवल अगर, अनलेस जब तक न, एज्यूमिंग दैट यानी माना कि। फिर रीजन वाली आ जाएगी, फिर यहाँ पर प्लेस वाली आ जाएगी, ठीक है। प्लेस वाली जैसे वेयर, वेयर एवर, वेयर मतलब जहाँ, वेयर एवर मतलब जहाँ कहीं भी, एज मतलब क्योंकि, रीजन आ जाएगा ना कारण बताने वाली, इन ऑर्डर दैट जिससे कि, सिंस यानी क्योंकि, बिकॉज क्योंकि, सो दैट जिससे कि, दैट की। तो यहाँ पर काफ़ी सारे मीन जो होंगे ना, बहुत सारी कंजंक्शन सिमिलर से आपको देखने को मिल जाएगी। तो एग्जाम्पल्स में देखेंगे वो। फिर यहाँ पर देखें थर्ड वाला पार्ट है ना, को रिलेटिव कंजंक्शन आ जाएगा। ये पेयर्स होते हैं, लास्ट वाला जो थर्ड वाला होगा ये पेयर में आएगी, ठीक है। दो विचारों को जोड़ने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, पेयर में आएगी। जैसे ये वाले कंजंक्शन आपने देखी होगी, बोथ, फिर एंड, फिर वेदर और ईदर या आइदर, दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं, नीदर या नाइदर, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट एल्सो, ठीक है। यहाँ पर बोथ एंड मतलब दोनों या और का सेंस जाएगा। वेदर और, चाहे, ये या, इस तरीके से चाहे, फिर ये वाला और या। आइदर यानी या तो, फिर और या। नाइदर यानी ना तो, नॉर यानी न ही। नॉट ओनली केवल इतना ही नहीं, बट ऑल्सो बल्कि यह भी, ठीक है। नॉट ओनली बट ऑल्सो केवल इतना ही नहीं बल्कि यह भी। तो इस तरीके से आपने देखा, तो सिंपल सा ओवरव्यू देखा है कि कंजंक्शन क्या होती है, कितनी टाइप्स की होती है, थोड़ा बहुत इनका मीन देख लिया है, ठीक है। प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर देखें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न और रह जाता है कि एक वर्ड कंजंक्शन है या प्रैपोजिशन है, तो किस तरीके से हम पहचानें। तो ये डिफरेंस भी अपन देख लेते हैं। देखिए प्रैपोजिशन जो होता है ना, पोजीशन, टाइम, डायरेक्शन को बताता है। पोजीशन, टाइम, डायरेक्शन को बताता है। नाउन और प्रोनाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं और ऑब्जेक्ट की तरह ये एक्ट करता है, काम करता है। जैसे ऑब्जेक्ट है इस तरीके से एंड में जैसे ऑब्जेक्ट रखा जाता है ना, वैसे। अब यहाँ पर देखिए कंजंक्शन ज्वाइन करते हैं, पोजीशन, टाइम, डायरेक्शन नहीं बताते हैं, ज्वाइन करते हैं। जैसे किस किस को ज्वाइन करते हैं, वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेज और सेंटेंसेस को, ठीक है। अब एग्जांपल देखिए, इस तरीके से आप थोड़ा डिफरेंस कर सकते हैं, क्योंकि कई बार प्रपोजिशन और कंजंक्शन आपको सिमिलर मिलेगी, लेकिन आप उसका फ़र्क कैसे समझे, ऐसे समझेंगे, ठीक है। आफ्टर, यहाँ पर भी आफ्टर का यूज़ किया है। वह मेरे बाद गया तो ही वेंट आफ्टर मी, तो प्रपोजिशन है। देखें यह ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रही है। यहाँ पर आपको नाउन या प्रोनाउन दिखाई दे रहा है, मी दिखाई दे रहा है, प्रोनाउन है, ठीक है। ऑब्जेक्ट है यहाँ पर मी जो है, ऑब्जेक्टिव केस है ना, जो सब्जेक्टिव केस है उसका ऑब्जेक्टिव केस आ जाता है। फिर यहाँ पर देखिए आफ्टर, आफ्टर देखिए
आफ्टर ही फिनिश द मीटिंग, यानी कि उसने अपनी मीटिंग खत्म की, उसके बाद क्या किया, ही रिटर्न टू हिज होम, वह अपने घर चला गया। अब यहाँ पर आफ्टर है तो आपको समझ में आ रहा है, यहाँ पर वैसे 2 क्लॉज दे रखे हैं, ठीक है, इनको ज्वाइन कर रखा है, तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि ये कंजंक्शन है। यहाँ पर ना तो पोजीशन बताई जा रही है, ना टाइम बताया जा रहा है, ना डायरेक्शन बताया जा रहा है, तो इस तरीके से आप इसको डिफरेंशिएट कर ले। तो यहाँ पर जो मेन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कंजंक्शन का टाइप्स को लेकर, वो आपको समझ में आ गया। इसके बाद अब आपका काम है कि बहुत सारी जितनी भी कंजंक्शन है उनको लीजिए और वाक्यों के साथ उनकी प्रैक्टिस करें। देखें, चलो वाक्य में हम प्रयोग देख लेते हैं धीरे धीरे कुछ कंजंक्शंस का। यहाँ पर देखें, आइदर और का यूज, आइदर और मतलब दो में से कोई एक, जैसे राम या तो बुद्धिमान है या चालाक, या तो बुद्धिमान या चालाक, दोनों में से कोई एक, तो राम इज आइदर इंटेलिजेंट और क्लेवर। इस तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे। और भी आप सेंटेंसेस ऐसे बना के इस आइदर और की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सिंपल जो मीन है वो मैं बता रही हूँ अभी, फिर हम प्रैक्टिस सेशन में इनकी प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। राम या तो बुद्धिमान है या चालाक है, राम इज आइदर इंटेलिजेंट और क्लेवर, तो आइदर देखा, फिर यहाँ पर और आ गया। नाइदर नॉर का मतलब है दोनों में से कोई नहीं, ठीक है, दोनों में से एक था, यहाँ पर देखें दोनों में से कोई एक। अब यहाँ पर तो नेगेटिव यानी दोनों ही नहीं, नॉट वाला सेंस आ जाएगा। राम न तो बुद्धिमान है और न ही चालाक है, राम इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर क्लेवर। फिर देखें, नॉट ओनली बट ऑल्सो, मतलब न केवल, नॉट ओनली मतलब न केवल, बट ऑल्सो यानी यह भी, बल्कि यह भी, इस तरीके से। रिया न केवल बुद्धिमान है, न केवल, ठीक है, रिया न केवल बुद्धिमान है बल्कि वह क्या भी है, वह सुंदर भी है, इस तरीके से। रिया इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो ब्यूटीफुल। फिर देखिए, बोथ और एंड का यूज, और दोनों के सेंस में। बोथ का मतलब और, फिर एंड का मतलब दोनों, यानी रिया दोनों ही है, क्या है, बुद्धिमान भी और सुंदर भी है, इस तरीके से। तो रिया बुद्धिमान और सुंदर दोनों है। रिया इज बोथ इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल, रिया इज बोथ इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल। फिर है एज वेल एज, यानी साथ ही साथ या के अतिरिक्त, यानी यह भी है, ठीक है, एज वेल एज। जैसे रिया सुंदर के साथ साथ या साथ ही साथ बुद्धिमान भी है, रिया सुंदर के साथ ही साथ बुद्धिमान है। जो ये साथ ही साथ आया है ना, यहाँ पर देखिए, साथ ही साथ या के अतिरिक्त, यानी सुंदर के अतिरिक्त, सुंदर के अलावा वो क्या है, इंटेलिजेंट भी है। तो रिया इज ब्यूटीफुल एज वेल एज इंटेलिजेंट, रिया इज ब्यूटीफुल एज वेल एज इंटेलिजेंट, यानी ब्यूटीफुल के साथ साथ वो इंटेलिजेंट भी है। दो, ऑल दो, इवन दो, ठीक है, ये ऑपोजिट थॉट को शो करते हैं। तो यहाँ पर देखें, हालांकि, यद्यपि या फिर भी, इनका मीन जाएगा हिंदी में। तो इनमें फ़र्क क्या था, हमने वो स्टार्टिंग में टेबल में देख लिया था कि कौन सा फॉर्मल है, कहाँ पर हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जोर देकर बोलते हैं। इनका मीन हो गया हालांकि, यद्यपि, फिर भी। हालांकि वह गरीब है, फिर भी वह खुश है। हालांकि वह गरीब है, एक गरीब होना नेगेटिविटी यहाँ पर दिखाई जा रही है, एक पॉजिटिव थॉट आ गया, एक नेगेटिव पॉजिटिव। ऑल्दो या दोनों का यूज़ कर सकते हैं। ऑल्दो शी इज़ पुअर शी इज़ हैप्पी, शी इज़ पुअर, वो गरीब होने के बावजूद भी वो क्या है, हैप्पी है। तो एक तो यहाँ पर पुअर होना पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ को शो कर रहा है, और यहाँ हैप्पी हो गया, यहाँ नेगेटिव चीज़ को शो कर रहा है। शी इज़ हैप्पी हम बीच में भी यूज़ कर सकते हैं, शी इज़ हैप्पी ऑल्दो शी इज़ पुअर, या दो, इस तरीके से। इवन दो का मीन मैंने बताया था, सेम यही देगा हिंदी में, लेकिन अपनी बात को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जब हम जोर देते हैं तब इसका यूज़ कर सकते हैं। इवन दो शी इज़ पुअर शी इज़ हैप्पी, इवन दो शी इज़ पुअर शी इज़ हैप्पी। तो इस तरीके से बीच में या स्टार्टिंग में आप यूज़ कर सकते हैं। इवन इफ़ मतलब भले ही या चाहे, ये भी कंसेशन यानी कि जो विरोधाभास है उसको दिखाएगा। भले ही चाहे, इवन इफ, चाहे वह मुझे बुलाती तो भी मैं वहाँ नहीं जाता। इवन इफ शी इन्वाइटेड मी आई वुडंट गो देयर, इवन इफ यानी भले ही वह ऐसा करती लेकिन फिर भी मैं वहाँ नहीं जाता, बुलाने का काम करती तो यहाँ पर विरोध को दिखाया जा रहा है। चाहे वह मुझे बुलाती, वह तो यहाँ पर बुलाती, वो जाता नहीं जाता, तो थोड़ा अपोजिट सा हो गया ये सेंस जो है। फिर देखिए, बट, लेकिन किंतु परंतु, वह बुद्धिमान है लेकिन वह गरीब है। तो यहाँ पर भी बट में आप देखेंगे बुद्धिमान होना एक पॉजिटिव क्वालिटी है, एक नेगेटिव क्वालिटी है। शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट बट शी इज़ पुअर, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट बट शी इज़ पुअर। तो प्रैक्टिस करेंगे ना तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। सेंस के बाद आप प्रैक्टिस करें, जितनी हो सके उतनी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। व्हेन का
मतलब है जब एक कार्य खत्म होने पर दूसरा होता है ना, उस वक्त हम when का यूज़ करते हैं। जब वह स्कूल से लौटी तब मैं यहाँ पर देखें, यहाँ से, जब वह स्कूल से लौटी तब मैं बाज़ार गई। जब वह स्कूल से लौटी तब मैं बाज़ार गई, तो वह लौटने के बाद मैंने कोई दूसरा काम किया ना, तो वैन शी रिटर्न फ्रॉम स्कूल आई वेंट टू मार्केट, एक काम कंप्लीट हुआ उसके बाद दूसरा किया। वाइल यानी जबकि, यहाँ पर दो काम एक साथ आपको दिखेंगे, जैसे कि जब मैं पढ़ रहा था तब वह खाना बना रहा था, एक काम इधर चल रहा था तो एक काम उधर चल रहा था। ही वॉज कुकिंग वाइल आई वॉज स्टडिंग, ही वॉज कुकिंग वाइल आई वॉज स्टडिंग, जबकि। वाइल का एक और मीन यहाँ पर देखें, कॉन्ट्रास्ट कंसेशन के लिए जबकि के सेंस में कॉन्ट्रास्ट को दिखाएगा ये, ठीक है। राधा एक बहादुर लड़की है जबकि राम डरपोक है, कॉन्ट्रास्ट को दिखा रहा है, ठीक है, एक बहादुर होना एक डरपोक होना। देखिए, राधा इज अ ब्रेव गर्ल वाइल, वाइल आ गया, जबकि राज इज कावार्ड, राज इज कावार्ड, राधा इज अ ब्रेव गर्ल वाइल राज इज कावार्ड। जबकि यहाँ पर आप राधा है तो राज कर दिया तो राम भी कर लेना, नाम को आप करेक्ट कर ले, राम की जगह राम लिख ले, RAM कर ले इसको। चलिए नेक्स्ट देखिए, टिल या अनटिल, जब तक या तब तक, ठीक है, जब तक या तब तक या जब तक नहीं, अनटिल जब तक नहीं, टिल यानी जब तक तब तक। तो यहाँ पर टिल और अनटिल जो है नेगेटिव सेंस को दिखाएंगे, ठीक है, जब तक या तब तक, जब तक नहीं। कैसे, जब तक वह नहीं लौटेगा तब तक मैं बाजार नहीं जाऊंगा, तो नहीं वाला सेंस यहाँ पर आ जाएगा। आई विल नॉट गो टू मार्केट टिल या अनटिल ही रिटर्न्स, आई विल नॉट गो टू मार्केट टिल ही रिटर्न्स यानी जब तक वह नहीं लौटेगा तब तक मैं ये काम नहीं करूँगा। अनलेस जब तक नहीं, यदि नहीं, इस तरीके से जब तक नहीं या फिर यदि नहीं, कंडीशन अप्लाई होती है इसमें, और ये भी नेगेटिव सेंस को शो करता है, जैसे कि जब तक तुम परिश्रम नहीं करोगे, जब तक तुम परिश्रम नहीं करोगे तब तक तुम पास नहीं होगे, यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड। तो यहाँ पर यानी कठिन परिश्रम करना है, कंडीशन अप्लाई रहेगी, शर्त रहेगी। सो दैट और दैट की, सो यानी कि, सो दैट हो गया की और दैट जिससे की या जिससे की, सो दैट या दैट, इस तरीके से पर्पस या उद्देश्य को ये शो करता है। दोनों का यूज़ कर सकते हैं, सेम सेंस है। वह कठिन परिश्रम करता है जिससे कि पास हो सके, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे पास, या फिर ही वर्क्स हार्ड दैट ही मे पास। यहाँ पर की या जिससे की का सेंस जाएगा, ठीक है, दैट के लिए की आ जाता है और सो दैट के लिए जिससे कि, यहाँ पर पर्पस और किसी का जो उद्देश्य है, ठीक है, कठिन परिश्रम करने का उद्देश्य क्या है कि वह पास हो सके, ठीक है, अच्छे नंबरों से पास हो सके इस तरीके से। यहाँ पर है लेस्ट यानी ऐसा न हो कि, इस जो लेस्ट का यूज़ हम शुड के साथ करते हैं, ऐसा न हो कि, यानी कि कठिन परिश्रम करो, ऐसा ना हो कि तुम असफल हो जाओ। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, तो लेस्ट और शुड का ये कॉम्बिनेशन साथ में आपको मिलेगा। फिर देखें एल्स और एल्स या अदरवाइज, ठीक है, तीनों का सेंस सेम जाएगा, एल्स और एल्स अदरवाइज, अन्यथा या नहीं तो, ठीक है, अन्यथा या नहीं तो आपको मेहनत करनी चाहिए, नहीं तो या अन्यथा नहीं तो क्या हो जाएगा, आप फेल हो जाएंगे, आपको मेहनत करनी चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, आपको मेहनत करनी चाहिए नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। यू शुड वर्क हार्ड अदरवाइज या और एल्स यू विल फेल, तो इस तरीके से आप यूज़ कर लेंगे। फिर देखिए और मतलब या, आज रविवार है या सोमवार, इस तरीके से भी और का यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ संडे और मंडे टुडे, इट इज़ संडे और मंडे टुडे, या तो ये या ये। बिकॉज कारण या परिणाम, कारण और परिणाम यहाँ पर शो होगा, सेंस यहाँ पर जाएगा क्योंकि, यहाँ पर रीज़न होगा और रिजल्ट दोनों शो होगा। जैसे कि वह रो रहा था, अब रीज़न क्या है, वह ही वॉज क्राइंग, फिर देखे बिकॉज क्योंकि वह असफल हो गया, ही हैज़ फेल्ड क्योंकि वो फेल हो गया, असफल हो गया इसलिए रो रहा था। तो कारण यहाँ पर पहले कॉज, रो रहा है, ये जो कारण है ना इसका, किस कारण से रो रहा है, क्या परिणाम निकला, इस तरीके से यहाँ पर कारण और परिणाम दोनों होगा, ठीक है। एज फॉर सिंस देयरफॉर सो, यहाँ पर इन सभी का मीन भी क्योंकि के सेंस में जाता है। हैज़ का मतलब भी क्योंकि होता है, फॉर
सिंस के और भी बहुत सारे मीन होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि के सेंस में भी है, फॉर का मतलब भी क्योंकि होता है, प्रपोजिशन में भी इसका यूज़ करते हैं। तो डिफरेंस जो है मैंने प्रपोजिशन और कंजंक्शन के बताए हैं, ठीक है। और सो का मतलब भी क्योंकि होता है। फिर देखें सो और दैट, सो दैट यानी इतना कि, ठीक है। कारण और परिणाम यहाँ पर भी दिया रहेगा, रीज़न और रिजल्ट। वह इतना अमीर है कि वह नई कार खरीद सकता है, ठीक है। ही इज़ सो रिच दैट ही कैन बाय अ न्यू कार। ही इज़ सो, इतना, इतना के सेंस में सो रिच, ठीक है। दैट यानी कि वह क्या कर सकता है, एक नई कार खरीद सकता है। यहाँ पर देखें एक चीज़ है कि सो के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब आपको मिलेगा, जैसे कि रिच है एक एडजेक्टिव, और फिर दैट अप्लाई करेंगे। सो हो गया, फिर यहाँ पर एडजेक्टिव, फिर दैट। सच दैट ऐसा कि, यहाँ पर सच दैट ऐसा, सच मतलब ऐसा, दैट की, यहाँ पर भी कारण और परिणाम यानी रिजल्ट यहाँ पर शो होगा, रीज़न भी शो होगा। वह ऐसा अध्यापक है कि सभी बच्चे उसे पसंद करते हैं। ही इज़ सच अ टीचर, ही इज़ सच अ टीचर दैट ऑल चिल्ड्रन लाइक हिम। यहाँ पर सच के बाद में आपको क्या करना है, नाउन का यूज़ करना है, फिर दैट आ जाएगा। यहाँ पर सो के बाद में क्या करना था, एडजेक्टिव या एडवर्ब आएगा, जैसे रिच आ गया है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए एज सून एज, यानी कि जैसे ही, जैसे ही अध्यापक आया बच्चे पढ़ने लग गए। एज सून एज द टीचर केम द चिल्ड्रन स्टार्टेड स्टडिंग। एज सून एज यानी कि जैसे ही। एज इतना और जितना, एज जितना, जितना या उतना, या जितना या इतना। समानता को दिखाने के लिए राधा इतनी होशियार है जितनी रमा। राधा इतनी होशियार है जितनी, तो इतनी और जितनी। राधा इज एज इंटेलिजेंट एज रमा, एज इंटेलिजेंट एज रमा। तो ये भी कंजंक्शन हो गया। सो और एज, उतना जितना, असमानता को दिखाया जाता है। जैसे वाक्य जो होगा वो नकारात्मक नेगेटिव होगा, मतलब राधा उतनी होशियार नहीं है जितनी रमा। राधा इज़ नॉट सो इंटेलिजेंट एज रमा। तो ये सो एज वाला जो होगा इसमें नकारात्मकता दिखाई जाएगी, यानी नेगेटिव सेंस यहाँ पर आएगा, जैसे नॉट यहाँ पर आया है। उतना या जितना, नहीं है उतना, ठीक है ना। एज मैनी एज, इतना जितना या उतना जितना, दोनों सेंस में एज मैनी एज। कंपैरिजन किया जाता है, यहाँ पर भी कंपैरिजन, लेकिन ये जो एज मैनी का यूज़ आ गया तो आप समझ गए काउंटेबल नाउन या नंबर के लिए इसका यूज़ होगा। फिर यहाँ पर इसके बाद हमको काउंटेबल चीज़ लिखनी है एज मैनी के बाद। राम के पास इतने खिलौने जितने मोहन के पास, ठीक है। तो राम हैज़ एज मैनी टॉयज एज मोहन। फिर देखिए एज मच, सेम यही यूज़ होगा, ये अनकाउंटेबल के लिए यूज़ हो जाएगा, ठीक है। इतना जितना या उतना जितना के सेंस में। अब देखें अनकाउंटेबल चीज़ आ जाएगी, तो यहाँ पर एज मच के बाद मिल्क आ रहा है, अनकाउंटेबल है। तो राम के पास उतना दूध है जितना मोहन के, तो राम हैज़ एज मच मिल्क, एज मच फिर मिल्क आ रहा है, फिर एज मोहन। राम हैज़ एज मच मिल्क एज मोहन, एज मच और एज मैनी। बस काउंटेबल और अनकाउंटेबल आपको ध्यान रखना है। फिर एज, जैसा, जैसे, जैसी, वैसा, वैसा वैसी, या जैसा, जैसा, जैसे ही, वैसे ही। तो इतने सारे मीन यहाँ पर जाएंगे इसके, तो एज के। चलिए एक एक करके देखें। पहला है जैसे जैसी तुम्हारी मर्जी, ऐसे बोलते हैं ना, एज यू विश, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो जैसी के सेंस में या जैसा के सेंस में, वैसा ही करो जैसा तुम्हें पसंद है। तो डू एज यू लाइक, जैसा तुम्हें पसंद है वैसा करो। की तरह के सेंस में भी एज का यूज़ होता है, जैसे आप मेरी टीचर की तरह हो, यू आर एज माई टीचर। यू आर एज यानी की तरह, टीचर की जैसे, टीचर की तरह। तो इस तरीके से इन कंजंक्शन का यूज़ करके आप अपने वाक्यों को, अपने सेंटेंसेस को, अपने जो वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेज होते हैं उनको जोड़ सकते हो। तो इनकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा, समझ में आएगा। एकदम से नहीं आता है, थोड़ी प्रैक्टिस इसमें करनी पड़ती है। तो आज की जो कंजंक्शन की क्लास है इसमें जितने भी कंजंक्शन कवर की है उनकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।